Hello everyone, I'm Dr. Prachi Goel and I welcome all of you back to my channel. After a long break, we have been busy with our cases. So now we are starting the case studies and we'll discuss one disease and how we treated it, case by case. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइब्रोएडिनोमा. द लैंग्वेज विल बी मिक्स्ड हिंदी एंड इंग्लिश. सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, प्लीज़ पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. So this is the case of fibroadenoma with secondary infertility. Secondary infertility in the sense कि पेशेंट के पहले एक बेबी हो चुका है, अब सेकेंड बेबी कंसीव करने में उनको प्रॉब्लम आ रहा है. Let's start with what is fibroadenoma. So fibroadenoma को हम ब्रेस्ट माउस या ब्रेस्ट ट्यूमर भी बोलते हैं. ये सबसे कॉमन बिनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर है. बिनाइन हम वो बोलते हैं जो फैलता नहीं है, जो वहीं पे रहता है. थोड़ा सा साइज़ बढ़ सकता है, कम हो सकता है, लेकिन वो किसी और ऑर्गन में नहीं जाएगा. और वहाँ पे हमारा जो बेसिकली सेल्स हैं उनका पॉलीफरेशन हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं और वो एक गांठ बना रहे हैं. दिस इज़ अ प्रोलिफरेटिव प्रोसेस. नंबर ऑफ सेल्स हमारे डक्ट की यूनिट के इंक्रीज हो रहे हैं और ये ज़्यादातर हमें यंग फीमेल्स में मिलता है. 15 to 25 ईयर्स की एज में, रिप्रोडक्टिव एज में मिलता है, जहाँ पे हमारे फीमेल हॉर्मोन्स ज़्यादा होते हैं. तो मोस्ट केसेस में ये कुछ प्रॉब्लम नहीं करता है, कोई पेन नहीं होता है. 2-3 साल बढ़ने के बाद ये रिग्रेस भी हो सकता है या वैसा का वैसा रह सकता है. एंड 10% ऑफ द केसेस में ये अपने आप भी डिज़ोल्व हो जाता है. बट माइंडेड इट्स ओनली 10% ऑफ द रेयर केसेस. कॉज इसका अननोन है. वी बिलीव दैट थोड़ा बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस डज एसोसिएटेड विद इट एंड समटाइम्स इट माइट बी एसोसिएटेड विद हिस्ट्री ऑफ एनी अदर इंजरी और एनी अदर इन्फेक्शन. उसके बाद भी ये हो सकता है, बट वी आर नॉट श्योर ऑफ टू द एग्जैक्ट कॉज ऑफ फाइब्रोएडिनोमा. मेनोपॉज के बाद जो फाइब्रोएडिनोमाज है वो रिग्रेस करने लग जाते हैं. तो ये प्रूव करता है कि येस, जो हमारे फीमेल हार्मोन्स हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, वो इसकी कॉजेशन में कहीं ना कहीं रोल ज़रूर प्ले करते हैं. तो मेनोपॉज के बाद ये अपने आप रिग्रेस होकर छोटा हो सकता है या फिर इसको कैल्सिफाइड लीजन हो सकता है कि आसपास कैल्शियम इकट्ठा होकर काइंड ऑफ एक स्टोनी लीजन, स्टोनी हार्डनेस वाली चीज़ में ये कन्वर्ट हो सकता है. एंड ओकेजनली ये प्रेगनेंसी में बढ़ सकता है क्योंकि हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन्स इसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. और अगर कोई और एसोसिएटेड ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें भी इसका ग्रोथ बढ़ सकता है. फाइब्रोएडिनोमा की वेराइटीज़ है जुवेनाइल फाइब्रोएडिनोमा, मिक्सॉइड फाइब्रोएडिनोमा. तो जुवेनाइल जो बच्चों में होता है, 15 साल से पहले के केस में अगर आता है केस तो हम उसको जुवेनाइल वो करते हैं. एंड देन मिक्सॉइड फाइब्रोएडिनोमास, जिसको हम कार्नी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं. तो ये एक सिंड्रोम है जहाँ पे बाकी कैंसर्स के साथ और बाकी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के साथ हमें फाइब्रोएडिनोमा मिल सकता है. इसके अलावा इसकी लुक पे, ग्रॉस अपीयरेंस पे जो इसका हमारा है कि हम इसको वेरिएंट करते हैं सॉफ्ट, हार्ड एंड जाइंट. सॉफ्ट जहाँ पे द ट्यूमर इज़ सॉफ्ट, हार्ड जहाँ पे वो बहुत सख्त है और जाइंट जहाँ पे वो बहुत बड़ा है. फिर दूसरा, माइक्रोस्कोपी में हम इसको वेरिएंट करते हैं इंट्राकनालिकुलर, जो बेसिकली सेलुलर टाइप होता है, या पेरिकनालिकुलर, जो बेसिकली फाइब्रस टिश्यूज़ जिसके अंदर ज़्यादा हो. स्मॉल and soft and the giant and hard fibroadenomas. These are few microscopic pictures of intracranicular and pericardicular fibroadenomas. तो अब हम आते हैं कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होती है, क्लिनिकल फीचर्स. मोस्ट केसेस में ये पेनलेस होता है, जहाँ पे कोई पेन नहीं होता पेशेंट को. सिर्फ वो स्वेलिंग के साथ आता है, ट्यूमर के साथ आता है कि कोई गांठ हो गई है ब्रेस्ट में. स्मूथ होता है और हाथ लगाने पे एग्जामिनेशन में दर्द नहीं होता है. एंड इट इज़ वेल लोकलाइज, यानी सिर्फ वो पूरा हम प्रॉपर उसका सर्कल, उसकी जो सराउंडिंग्स है, बाउंड्री है, वो हम डीमार्केट कर सकते हैं. इट इज़ वेल लोकलाइज, फैला हुआ नहीं होता. एंड इट मूव्स फ्रीली. अगर हम उसको मूव करते हैं तो लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, फाइब्रोएडिनोमा कैन मूव फ्रीली. हम पेशेंट्स को बोलते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन करने के लिए
तो उसमें इट्स वेरी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर उसमें पेन नहीं है और वो फ्रीली मूव कर रहा है तो वो फाइब्रोइडनोमा है. अगर आपको पेन हो रहा है या कुछ और एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो रहा है तो देन वी गो ऑन फॉर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस. तो इसलिए इसको हम ब्रेस्ट माउस भी बोलते हैं बिकॉज इट मूव्स फ्रीली. एंड देन इन मोस्ट केसेस द lymph nodes are not enlarged. Lymph nodes are not enlarged. Lymph nodes are not inflamed. भी कोई भी पेशेंट ब्रेस्ट ट्यूमर या ब्रेस्ट स्वेलिंग के साथ आता है तो डेफिनेटली वी गो फॉर मैमोग्राफी. मैमोग्राफी इज ब्रेस्ट का एक्सरे हम लेते हैं. FNAC उसमें हम पिन से उसके सेल्स लेके हम उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं कि एग्जैक्टली वो किस चीज़ का बना हुआ है. एंड हम अल्ट्रासाउंड करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि वो कहीं और फैल तो नहीं रहा, उसका साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, एक्सेट्रा. This is the mammography picture of a fibroadenoma. This is how the fibroadenoma looks in an ultrasound. तो ट्रीटमेंट, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में सर्जरी इज़ द ओनली आंसर. उसमें हम सर्जरी करके ट्यूमर को निकाल देते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन वो जहाँ पे भी होएगा हम वहाँ पे कट देंगे और हम उसको निकाल लेंगे. इसके अलावा इन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट देर इज़ नो अदर ट्रीटमेंट. बट इन होम्योपैथी येस, विद होम्योपैथिक मेडिसिन इट डज वंडर्स. और अभी हम एक केस डिस्कस करेंगे उसी का. कॉम्प्लिकेशंस में ओकेजनली मैलिग्नेंट चेंजेस आ सकते हैं बट नाउ डेज इन्फ्लेमेटरी चेंजेस भी हम नोटिस कर रहे हैं फाइब्रोइडनोमा के साथ. और हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ जब फाइब्रोइडनोमा एसोसिएटेड होता है तो वहाँ पे पेन और लिम्फ नोड स्वेलिंग भी पेशेंट्स में देखी गई है. तो जो अभी हम केस डिस्कस करेंगे दैट इज़ द सेम फाइब्रोइडनोमा विद inflammatory changes.